सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। आज हमारी जो है इंडिया जीके की सेकंड क्लास होने वाली है। ठीक है, पहली क्लास हमारी हो चुकी है और काफ़ी अच्छा आपका जो है रिस्पॉन्स रहा है। ऐसे ही हम जो है एक एक पार्ट करके इंडिया जीके जितनी पॉसिबल हो सकेगी ना आपके रिटर्न एग्जामिनेशन से पहले, हरियाणा पुलिस या फिर ग्रुप डी का, तब तक हम जो है इसको सीरीज को चलाते रहेंगे। बस अपना प्यार बनाए रखना। और जो है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके इसको अपने पास सेव करके रख लेना मेरे भाई। ठीक है, और आपका कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। और बस आपको इतना सा काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, इतना सा काम आप जरूर मेरे लिए कर देना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन जो है किस वर्ष में हुआ था? तो प्रसिद्ध सूरत विभाजन कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, 1907 में क्या हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था। ठीक है, सूरत विभाजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये भी आपको पता होना चाहिए। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, रास बिहारी घोष जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल जो है दो अलग अलग हिस्सों में जो है बट गया था। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी होगी। आइए नीचे से देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट रूप से दो गुटों में नरम दल और गरम दल में जो है बट गई थी। अध्यक्षता आपको याद रखना है, रास बिहारी घोष जी के द्वारा जो है ये अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, उसके बाद परिणाम आप सभी को पता है क्या हुआ था। फिर 1916 में जाके जो है ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अच्छा, ये सूरत विभाजन हुआ क्यों था आपको पता है? यहाँ पे 1905 में क्या हुआ था? 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन की एक्चुअल में आपको दो डेट याद रखनी है भाई मेरे भाई। ठीक है, विभाजन दो डेट क्यों याद रखनी है? एक तो इसकी घोषणा हुई थी पहले। ठीक है, डायरेक्ट दोनों क्वेश्चन पूछे गए इसीलिए बता रहा हूँ। घोषणा कब हुई थी? घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को हुई थी मेरे भाई। ठीक है, ये घोषणा हुई थी। उसके बाद जो है ये लागू कब हुआ था? बंगाल विभाजन लागू हुआ तो लागू हुआ था भाई 16 अक्टूबर 1905 से जो है ये लागू हो गया था। ठीक है, काला ब्लैक डे के तौर पर जो है इसको ये मनाया गया था। तो ये डेट्स जो है आप याद रखेंगे। 1906 में हालांकि ये जो सूरत विभाजन हुआ था ना, सूरत विभाजन ये इसी के कारण हुआ था क्योंकि बंगाल विभाजन जब किया गया था ना 16 अक्टूबर को जो ये लागू कर दिया गया था, उस समय जो है बंगाल के जो लोग, बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, तो उस समय बंगाल के लोग जो है शोक में चले गए थे और उन्होंने जो है ब्लैक डे मनाने का जो है यहाँ पर निर्णय लिया था। और यहाँ पे जो नरम दल के नेता थे वो कह रहे थे कि भाई इसको जो है स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था। ठीक है, तो नरम दल के नेता जो कह रहे थे कि ओनली जो है बंगाल तक ही इसको रखो, जो ये स्वराज स्वदेशी आंदोलन था ना इसको बंगाल तक ही रखो। लेकिन जो गरम दल के नेता थे या फिर गरम दल के लोग थे वो कहते थे इसको पूरे भारत में भाई स्वदेशी आंदोलन मनाना चाहिए। बस यही कारण था कि जो है सूरत विभाजन 1907 में जो है ये दो दड़ों में बट गया था। वैसे तो 1906 में ही ये अलग हो जाने थे, लेकिन यहाँ पे अध्यक्षता किसने की थी? 1906 में अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने जो है अध्यक्षता की थी। इनका जो है सभी लोग आदर करते थे, इसीलिए जो है कुछ समय तक जो है ये चीज़ें टल गई थी मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखना है। लेकिन 1907 में जो है ये नहीं रुका और जो है इनका विभाजन हो गया। बाद में ये 1916 में जो है एक होंगे। ठीक है, 1916 में जो है ये दोनों फिर नरम दल और गरम दल एक साथ आ जाएंगे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, 1916 वाले की। ठीक है, मजूमदार ने की थी। ये भी चीज़ जो है आप याद रखेंगे। बाकी डिटेल से मैंने यहाँ पे लिख दिया है भाई, इसको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, ये पढ़ने के लिए लिखा गया है। ये देखो कहाँ गया? गरम दल स्वदेशी आंदोलन, मैंने बताया ना स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में जो है ये फैलाना चाहते थे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया निम्नलिखित में से कौन कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नहीं बने भाई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो बने थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी बने थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं बने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे महात्मा गांधी लिखा है। महात्मा गांधी कहाँ? महात्मा गांधी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, आई होप आपको पता होगा 1924 में जो है ये बने हैं। ठीक है, अब मुझे वो लोकेशन बताओ, ये जो 1924 का अधिवेशन है, इसका अधिवेशन है जो लोकेशन थी ना अधिवेशन, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये लोकेशन आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये आप याद रखना 1924 में जो है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
अध्यक्ष बने थे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। बाकी ये पढ़ देना, बाल गंगाधर तिलक जो है, लाल बाल पाल जो था ना, तिकड़ी थी इनकी, ये लाल बाल पाल थे। और गरम दल के स्तंभ होने के बावजूद तिलक अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जो है कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने गए थे। इनके अखबार जरूर याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। उन्होंने मराठा और केसरी 2 अखबारों के माध्यम से राष्ट्रवाद फैलाया था। ठीक है, दोनों पूछता है। मराठा और केसरी जो है अखबार किसके द्वारा निकाले गए थे, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाले गए थे। और इनका एक प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, 1907 के सूरत विभाजन के बाद जो है उन्हें जो है संगठन से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद 1916 के लखनऊ समझौते में जो है उनकी वापसी होगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, आई होप क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय कौन था। तो आप सभी जानते हैं भाई, कांग्रेस की स्थापना जो है दिसंबर 1885 में जो है हुई थी। और ये बंबई में जो है तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अभी इनकी स्थापना के समय जो है भारत का वायसराय कौन होता था, लॉर्ड हार्डिंग तो नहीं होता था भाई। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब आपको देखने को मिलेगा, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल आपको 1910 से 1916 के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड डफरिन बिल्कुल सही आंसर है, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, उस समय भारत के जो वायसराय होते थे वो लॉर्ड डफरिन ही होते थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था, इनका कार्यकाल 1884 ही था। ठीक है, हाँ 1884 से लेके 1888 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था मेरे भाई। ठीक है, 1884 से 1888 के बीच जो है इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद हम चलते हैं आगे, लॉर्ड कैनिंग को देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये 1857 के विद्रोह में आपको देखने को मिलेंगे। वो कहते हैं ना कि करा किसने और बाबूराव का नाम, वो वाली फिल्म देखी है ना आपने, हेरा फेरी, उसमें डायलॉग माल, तो इनके साथ भी वैसा ही कुछ घटा था। इनकी जो फल इनको मिला था ना, करा इन्होंने नहीं था, करनी इनकी नहीं थी, करनी किसकी थी, करनी उसकी थी, डलहौजी की थी मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि वो भारतीय रेल का जनक माना जाता है ना, तो उस समय जो है उसने बहुत सारे गलत काम किए थे, जिसका परिणाम 1857 में देखने को मिला। और 1857 में जो है ये लॉर्ड कैनिंग जो है होते थे मेरे भाई। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, कहाँ गए लॉर्ड कैनिंग, ये रहा 1858 से 1862 तक इसका जो है कार्यकाल रहा था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कर्जन को आप सभी जानते हैं भाई, 1899 से 1905 तक, यानी कि बंगाल विभाजन जो है इसी के कार्यकाल में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। तो यहाँ तक सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए, आंसर पता चल गया, लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। ठीक है, कार्यकाल लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। स्थापना इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, ये जो ए.ओ. हयूम है ना, ये ब्रिटिश ICS अधिकारी होते थे, ब्रिटिश ICS अधिकारी होता था मेरे भाई। ठीक है, अब इसने क्यों स्थापना करी भाई, माफ कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसने स्थापना क्यों की, इसने सिर्फ यूं स्थापना की थी भाई, कुछ लोगों का एक गुट हो जो कि ब्रिटिश सरकार से जो है बातचीत करने में सक्षम हो। लेकिन इन्हें क्या पता था कि भाई ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इनकी कब्र खोदने में लग जाएगा और इनकी गले की हड्डी बन जाएगा। और ए.ओ. हयूम जो है, इनको क्या कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, भारतीय कांग्रेस का पिता बोला जाता है। और ये अध्यक्ष नहीं बने थे भाई। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा क्या, पिता बोला जाता है यार। ठीक है, ये महासचिव बने थे भाई। ठीक है, महासचिव बने थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन बना था पता है ना, WC बनर्जी, WC बनर्जी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी आपको पता चली गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था। तो ये 1931 में जो है विशेष अधिवेशन किया गया था। और ये कहां पर किया गया था, कराची पाकिस्तान में जो है इसको आयोजित किया गया था मेरे भाई। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इनको क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है भारत का। ठीक है ना, लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष इनको कहा जाता है। अच्छा,
ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, समय की बात करो तो यहाँ से पढ़ लेना, मार्च 1931 में ये जो है विशेष अधिवेशन किया गया था। अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। मौलिक अधिकार, इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, पूछी गई है, याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया था? तो ये 1931 का विशेष अधिवेशन था, जो कि कराची पाकिस्तान में जो है आयोजित किया गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे गांधी इरविन समझौता भी लिखा गया, क्योंकि 1931 में ये विशेष अधिवेशन हुआ था। यहीं पर जो है भारतीय राष्ट्र, माफ कीजिएगा, गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। आप सभी जानते हैं 3 जो है समझौते हुए थे, 3 गांधी इरविन समझौते हुए थे, पता है ना, गांधी इरविन समझौते कब कब हुए थे? पहला कब हुआ था? पहला कब हुआ था भाई? 1930 में हुआ था। ठीक है, दूसरा कब हुआ था? दूसरा 1931 में हुआ था। और तीसरा कब हुआ था? तीसरा 1932 में हुआ था। ये 3 गांधी इरविन जो है समझौते हुए थे मेरे भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब कि गांधी इरविन समझौते 3 नहीं हुए, ये राउंड टेबल हुए थे, गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ना, उसको गांधी इरविन समझौता बोला जाता है, जो कि 1931 में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, इसी में इनसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जो है भगत सिंह की फांसी को रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दुर्भाग्यवश। और लोगों ने कारण माना कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए। अंततः जो है उनको जो है फांसी के लटका दिया गया था, आप सभी जानते हैं, और काले झंडे इनको जो है दिखाए गए थे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलते हैं, आगे चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला गया भाई साल 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अभी ऊपर डिटेल से बता गया हूं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, दादा भाई नौरोजी की। इन्हीं की वजह से जो है कुछ समय के लिए गरम दल और नरम दल का जो बंटवारा था वो टल गया था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद 1907 में आप सभी जानते हैं बंटवारा हो गया था। ठीक है, ये देखो स्थान कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में जो है ये आयोजित हुआ था 1906 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था, ये लाइन जरूर याद रखना। इसी अधिवेशन में यानी कि 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का जो है ये प्रयोग किया था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर कौन थे? तो 1925 अभी हम बात करके आए थे पीछे 1924 वाला, 1924 का जो है कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी बने थे। ठीक है, महात्मा गांधी बने थे। ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा था, लोकेशन जरूर आप बताएंगे, लोकेशन कहाँ पर हुई है। ठीक है, ठीक है, लोकेशन इसकी आप मुझे बताएंगे। उसके बाद जो है 1925 का आपसे पूछा है ना, तो 1925 का जो ये कानपुर का अधिवेशन था, लोकेशन तो आपको यहाँ से पता चलेगी। 1925 का राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है, सरोजनी नायडू, इनको भारत की कोकिला भी बोला जाता था। ठीक है, सरोजनी नायडू, और ये पहली भारतीय महिला थी भाई, याद रखना, पहली भारतीय महिला थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, अगर ओवरऑल पूछेगा तो पहली महिला पूछेगा ना, पहली महिला, तो वो कौन होगी? वो होगी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट होगी। ठीक है, ये कब बनी थी? 1917 में बनी थी मेरे भाई। ठीक है, अगर पहली महिला पूछेगा कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन बनी थी, तो आप एनी बेसेंट बताएंगे। अगर पहली भारतीय महिला आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? सरोजनी नायडू आप बताएंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें आप जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ लेना, सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के आपको दे दी हैं बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से। ठीक है ना, इनको भारत की कोकिला बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है किस कांग्रेस अधिवेशन में कानून के समक्ष समानता का संकल्प लिया गया था? ऊपर मैं अभी आपको बता के आया हूं, कानून के समक्ष समानता का संकल्प जो है किस अधिवेशन में लिया गया था? तो ये कराची अधिवेशन, जो विशेष अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, इसी में जो है ये संकल्प लिया गया था कि कानून के समक्ष जो है समानता होगी, सभी जो है कानून के समक्ष समान होंगे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना, 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति
पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था। समानता का अधिकार, इस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी स्वतंत्र भारत के संविधान में जाति, धर्म, पंथ या लिंग के भेदभाव के बिना जो है कानून के समक्ष सभी को समान जो है माना जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर आएगा? यह अध्यक्षता ऊपर बात कर चुके हम, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। 8 की बात की गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य संस्थापक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं भाई मुख्य संस्थापक कौन था। तो ये सेफ्टी वॉल के रूप में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और A.O. हयूम हो जाएंगे इसके जो है मुख्य संस्थापक मेरे भाई। ठीक है, तो A.O. हयूम जो है ये महासचिव थे कांग्रेस के। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव ये बने थे और WC बनर्जी जो है, WC बनर्जी ये जो है अध्यक्ष बने थे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये सारा पढ़ लेना भाई, मैं बता चुका हूँ बार बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 में क्या लिखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा गया भाई, जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये भाई दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था कि भाई स्वतंत्रता दिवस जो है हम जनवरी में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आइए यहाँ पे डिटेल से आपको बता देता हूँ। समय की बात करूँ तो यह अधिवेशन जो है दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ये कौन सा था? लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था और यह घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को जो है पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, मैं तो ये पढ़ लेना आप। ठीक है, उसके बाद भाई भारत आज़ाद कब हुआ? तो भारत जो है आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो गया था। उसके बाद जो है इसी दिन की याद में, यानी कि जो जनवरी का जो डे था ना वो सेलिब्रेट करने के लिए संविधान को जो है 26 जनवरी को लागू किया गया था मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया ऐतिहासिक लखनऊ समझौता 1916 किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? तो आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था और इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है इस पर जो है मुहर लगा दी थी कि भाई ठीक है इनको जो है आप दे दीजिए, वो क्या था इनका पृथक निर्वाचक मंडल की ये मांग कर रहे थे ना, तो वो इस पे जो है मोहर लगा दी थी। ठीक है, और बाद में फिर कांग्रेस को लगा भाई ये तो भाई गलत दे दिया, तो बाद में आप सभी जानते हैं तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था भाई। ठीक है, दो पक्षों के बीच में हुआ था लखनऊ समझौता। ठीक है, और इसी में जो है 1916 में इसी में जो है क्या हुआ था, इसी में जो है जो गर्म दल और नरम दल बट गए थे ना, 1907 में अलग हो गए थे, वो जो है 1916 में जो है एक हो गए थे मेरे भाई। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखो सारा कुछ लिखा है मैंने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने कब हुई थी भाई? 1923 में हुई थी। ठीक है, किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने की थी। इनके साथ एक और व्यक्ति थे, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मेरे भाई। ठीक है, और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बाकी ये डिटेल से पढ़ लेना। 1916 में भारतीय लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के वार्षिक अधिवेशन एक ही समय पर हुए थे। दोनों संगठनों ने ब्रिटिश सरकार के सामने साझा राजनीतिक मांगे रखने और संवैधानिक सुधार के लिए एक संयुक्त योजना पर हस्ताक्षर किए, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जो है कहा माना जाता है। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं अंबिका चरण मजूमदार ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और मुख्य महत्वपूर्ण परिणाम था भाई जो है इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिमों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल की जो है मांग को स्वीकार कर लिया था, जिसे बाद में एक बड़ी भूल माना गया मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने की अपील की थी? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, राखी दिवस और शोक दिवस। आई होप आपको लग रहा होगा कि शोक दिवस भी ठीक है, राखी दिवस भी ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे मेंशन इसने किया है। ठीक है, अगर आप सबसे पहले बंगाल विभाजन की बात कर लेते हैं। बंगाल विभाजन दो डेट मैं बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, घोषणा कब हुई आपसे डायरेक्ट पूछेगा, बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो आप बताएंगे 19 जुलाई 1905 को हुई थी। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा बताइए बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो ये आप बताएंगे 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये लागू हुआ था। ये दोनों डेट्स प्लीज आप जो है इंपॉर्टेंट तरीके से अपने दिमाग में रट्टा मार लो, ये पूछी जाएंगी। अब क्या हुआ था, पूरे बंगाल विभाजन में शोक की लहर दौड़ गई थी और पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस मनाया गया मेरे भाई। ठीक है, पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, कहाँ गया? शोक दिवस
बनाया गया, ठीक है, शोक दिवस बनाया गया। लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर ने था ना, इन्होंने स्पेशल आहन किया था भाई इस दौरान जो है मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, दोनों दोनों जो है एक दूसरे भाई बहन जो है एक दूसरे को राखी बांधेंगे। और इन्हीं के कहने पर जो है राखी दिवस यहाँ पर मनाया गया था, ठीक है। तो राखी दिवस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डिटेल से यहाँ पे लिख भी दिया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप सभी को याद है, ठीक है। टैगोर की पहल आप देख लेना, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक दूसरे को कलाइयों पर जो है राखी बांधी थी मेरे भाई, ठीक है, ये आप याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो भाई ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष प्रभावी किया गया था? तो किस वर्ष प्रभावी किया गया था? आप सभी जानते हैं भाई, प्रभावी कब हुआ था? 1905 में हुआ था, अक्टूबर 1905 में, ठीक है, अक्टूबर 1905 में प्रभावी हो गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पढ़ लेना, लॉर्ड कर्जन होता था भाई इस समय वायसराय, ये भी आप याद रखना, ठीक है। घोषणा और प्रभाव, 1905 में विभाजन की घोषणा की थी, लेकिन आधिकारिक रूप से 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये प्रभावी इफेक्टिव हुआ था मेरे भाई, ठीक है। ये लॉर्ड कर्जन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए बंगाल विभाजन के समय जो है भारत का जो है वायसराय कौन होता था? तो लॉर्ड कर्जन होता था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? बंगाल के विभाजन को किस वायसराय के कार्यकाल में रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया था। दिल्ली दरबार लगा था मेरे भाई, दिल्ली दरबार लगा था। कब लगा था? 1911 में लगा था, ठीक है, 1911 में लगा था। और इसी दौरान जो है जो राजा होते थे, जॉर्ज पंचम होते थे, उन्होंने जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। खैर रद्द तो ये मतलब तसल्ली देने वाली बात थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस ये ऊपर ऊपर से कहा था कि भाई ठीक है रद्द हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग का जो है ये उस समय शासनकाल होता था मेरे भाई, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में एक और इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। 1911 में क्या हुआ था? भारत की पहले राजधानी क्या होती थी? कोलकाता होती थी, ठीक है। इसको जो है घोषणा की गई थी ट्रांसफर करने की घोषणा, ट्रांसफर की घोषणा। ये घोषणा कब की गई थी? 1911 में ही ये घोषणा की गई थी। और स्थानांतरित ट्रांसफर कब किया गया था? तो ये 1912 में किया गया था। ये दोनों डेट्स याद रखना, इन्हीं के साथ वो खेलता है मेरे भाई, ठीक है। घोषणा और ट्रांसफर में याद रखना, ठीक है थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे डिटेल से मैंने लिख दिया है। ये देखो, दिल्ली दरबार 1911 में ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, इनके भारत आगमन पर दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजित किया गया था। और इसी अवसर पर लॉर्ड हार्डिंग ने जो है विभाजन को रद्द कर दिया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तब भारत का वायसराय कौन था? तो आप सभी जानते हैं लॉर्ड कर्जन जो है उस समय जो है वायसराय होता था, ठीक है। 1905 में वायसराय जो है कौन होता था? लॉर्ड कर्जन होता था मेरे भाई, ठीक है। लॉर्ड रिपन आ रहा है याद आपको? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ था? नियमित जनगणना हुई थी मेरे भाई, ठीक है, नियमित जनगणना। नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी 1881 में मेरे भाई, ठीक है। और अनियमित जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड रिपन, ठीक है। अनियमित जनगणना कब हुई थी? तो ये 1872 में हुई थी। किसके समय में हुई थी? मायो के समय में हुई थी, लॉर्ड मायो के समय में। ये हुई थी रिपन के समय में। ये चीज़ भी आप याद रखना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 डिटेल से मैंने लिख दिया है, ये पढ़ लेना आप प्लीज़, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट पे। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी? और आप सभी जानते हैं बंगाल विभाजन के दौरान जो है बंगाल विभाजन के की घटना के विरोध में जो है ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ गया स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था, ये याद रखना, ठीक है। तो ये बंगाल विभाजन जो है इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। बंगाल विभाजन की बार बार बोल रहा हूँ, दो डेट याद रखना है, जुलाई और अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर 1905 मेरे भाई, ठीक है। 19 जुलाई को तो यहाँ पे लिख देता हूँ 19 जुलाई, यहाँ पे लिख देता हूँ 16 अक्टूबर। 19 जुलाई को घोषणा की गई थी कि बंगाल विभाजन होएगा, और 16 अक्टूबर जो है 1905 को ये घोषणा कर दी गई थी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे एक रोलेट एक्ट लिखा गया भाई, इसकी डेट भी आपको याद रखना है। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? मार्च 1919 में ये लागू हुआ था मेरे भाई, ठीक है। मार्च 1919 में ये रोलेट एक्ट जो है ये लागू हुआ था मेरे भाई, ठीक है। और जो है इसको क्या कहा जाता है? इसका उपनाम क्या था भाई? इसको काला कानून बोला जाता है, ठीक है।
काला कानून के नाम से जो है रोलेट एक्ट को जाना जाता है। क्यों काला कानून बोला जाता है? क्योंकि इसको क्या कहा जाता था? ना अपील, ना दलील और ना कोई वकील। इसलिए बोला गया था क्योंकि भाई इसका मुख्य प्रावधान क्या था कि इसके अंदर जो है ब्रिटिश सरकार को अधिकार दे दिया गया था कि भारतीयों को जो है बिना मुकदमा चलाए जो है 2 साल तक इसके अंदर जेल हो सकती थी मेरे भाई। इसीलिए जो है इसको काला कानून बोला गया था, ना अपील, ना दलील और ना वकील मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और इसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भाई। आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था मेरे भाई ये। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जो है अमृतसर के अंदर जो है ये हुआ था। और जो है जनरल डायर ने जो है नियति भीड़ पर जो है गोली चलाने के जो है ये आदेश दिए थे मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है साइमन कमीशन। चलिए साइमन कमीशन की भी बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन आपसे पूछा जाएगा, दोनों डेट्स। इसका गठन कब हुआ? साइमन कमीशन का गठन हुआ था भाई नवंबर 1927 में हुआ था। ठीक है, नवंबर 1927 में हुआ था। और ये भारत कब पहुंचा था? भारत आया था ये 1928, फरवरी 1928 में आया था ना। फरवरी 1928 में जो है ये भारत आया था। इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य जो है गोरे होते थे, यानी कि जो है ब्रिटिश अधिकारी होते थे साथ। इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? श्वेत आयोग बोला जाता था। ठीक है, श्वेत आयोग। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? श्वेत आयोग बोला जाता था। साइमन गो बैक के नारे इसके अंदर जो है दिए गए थे। श्वेत आयोग कह लो, श्वेत कमीशन कह लो, एक ही बात है मेरे भाई। ठीक है, सर जॉन साइमन ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, ये चीज आप याद रखना। और इसी के दौरान एक और घटना भी हुई थी 1928 में। क्या हुई थी? 1928 में जब साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे ना, तो लाला लाजपत राय उसका विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय इनका विरोध कर रहे थे। और जो है लाठीचार्ज किया गया था और इनके सर पर जो है लाठियां लग गई थी। उसी के कारण जो है इनकी लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी मेरे भाई। ठीक है, इतनी जानकारी आज के इस वीडियो सेशन से आप जरूर रखेंगे। आई होप ये सेशन काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। नीचे मैंने आंसर की भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। आपको लग रहा होगा सिर्फ 15 क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिएगा 15 क्वेश्चन जो है ये 45 क्वेश्चन के बराबर है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ही हम पूरी सीरीज को करने वाले हैं। अभी आप जो है ऐसे ही फोकस रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, जहां पर जो देना है वो उस पर मैं काम कर रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, अभी जो है एक चीज और बता देता हूं। नेशनल करंट अफेयर जो हमारा 2024 वाला था ना, वो खत्म हो गया मेरे भाई। ठीक है, 1-2 वीडियो और मैं सोच रहा था देने की, बट इनफ है, इतना भी आप कर लोगे तो बहुत है मेरे भाई। ठीक है, 2024 फिनिश हो चुका है। अब इस वीक नेशनल करंट अफेयर हमारा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पीडीएफ पर काम कर रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, तो अगले हफ्ते से, यानी कि आज क्या हो गया, आज मंगलवार हो गया ना, जो अगला सोमवार आएगा वहां से हमारा 2025 नेशनल करंट अफेयर शुरू हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा भाई अप्रिशिएट कर दिया करो मेरे लिए भी। ठीक है, और आपके लिए काम किया जा रहा है बहुत मेहनत से, और यकीन मानिएगा खेला ही मैं काम कर रहा हूँ। बुखार होने के बावजूद भी आपके लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ दिखा नहीं रहा, सिर्फ यहाँ से आपके अंदर आग जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप मेरे को देख के लगे कि यार वो बंदा अगर बुखार में काम कर सकता है तो हमें तो भाई सरकारी नौकरी लेनी है, आगे हमारी जिंदगी बनने वाली है। तो इसीलिए बता रहा हूं, बाकी आपका कोई मेरा ये मतलब नहीं है, और मैं इस चीज़ पे बिलीव भी नहीं रखता कि आपको कुछ बताया जाए। ठीक है, आजकल का जो ज़माना है ना, वो दिखावटी ज़माना है मेरे भाई। जब तक लोगों को दिखाई ना जाए ना चीज़ों को, उनको बिलीव नहीं होता किसी चीज़ का। खैर, जो मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं वो बड़े ही डेडिकेटेड वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, और मुझे उम्मीद है उनमें से ज़रूर 1 या 2 बच्चा नहीं, जितने बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं ना, मोस्टली 50-60 बच्चे मेरे वीडियोज़ देखते हैं, इतने व्यूज़ आते हैं। और गारंटी मानिएगा, एक कमरे के अंदर 50-60 बच्चे खड़े कर दो, पूरा कमरा भर जाएगा, और तब आपको पता लगेगा कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे थोड़े से नंबर्स थोड़े से कम लगते हैं ना, ये थोड़ा सा ये है जब, और यकीन मानिएगा इनमें से ही सिलेक्शन निकलेंगे 50-60 बच्चे में, बाकी तो भीड़ है। बाकी तो मेरे भाई सिर्फ ये देख रहे हैं डेली यूट्यूब पे, पता क्या क्या देख रहे हैं कि भाई कोई नया वीडियो आया है नहीं आया, कोई किसी ने कोई वीडियो बना दी, भाई ये हो जाएगा, हरियाणा पुलिस में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, बस यही वेट करते रहते हैं मेरे भाई। डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, आप ऐसे ही रखना फोकस, बस आप टेंशन ना लेना। समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, ये मानिए आप अपने एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हो, और यही चीज़ काम आएंगी जब आप अपना रिटन एग्जाम देखोगे ना, और वहाँ पर ये चीज़ आपको छपी हुई दिखेंगी, तब आपको रियलाइज़ होगा कि वो दिन मेरे पढ़े हुए कितने काम आ रहे हैं मेरे भाई। समझ रहे हो? तो कि कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी जिंदगी ऐसे ही चल रही है, सारा लोग ऐसे ही चल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, कुछ आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं जितना बता रहा हूँ ना, उतना फॉलो करो आप एक बार। ठीक है, थोड़ा सा विश्वास बनाए रखो मेरे ऊपर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, और इस वीक जो है आपकी कंप्यूटर की क्लास जरूर आएगी। 7 चैप्टर मैं वहाँ पर भी कंप्लीट करवा चुका हूँ, 8वां चैप्टर जो है इस बुधवार से शुरू हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है,
तो आपके लिए मेहनत की जा रही है मेरे भाई, इस मेहनत को बेकार मत जाने देना। बस आपको जो है सिलेक्शन लेना है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और बने रहना और फोकस करते रहना अपनी स्टडी पर मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।